नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि आज से 100 वर्ष पूर्व जब स्पेनिश फ्लू पूरे दुनिया में महामारी के रूप में आया था, उस समय भारतवर्ष में कौन-कौन से लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे? हम आपको बता दें, स्पेनिश फ्लू 1918 में जब भारत में आया, उस समय तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के आसपास लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास के जानकार असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यपाल यादव जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आज से 100 वर्ष पूर्व जो स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय सामाजिक और आर्थिक रूप से उसने क्या प्रभाव डाला था, और ये महामारी जो कोरोना महामारी है, ये आज के युग के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले हमने प्रोफेसर साहब से ये जानने का प्रयास किया कि स्पेनिश फ्लू कैसे भारत में आया था और उस समय के विश्व को और भारत को किस तरह से उसने प्रभावित किया। स्पेनिश फ्लू के पहले टाइम पीरियड को हम देख लेते हैं। स्पेनिश फ्लू का जो टाइम पीरियड है वो है मई 1918 में ये प्रवेश किया और ये मार्च 1920 तक रहा। तो तकरीबन हमें लग रहा है 22 महीने तक इसका प्रभाव रहा। और ये वही दौर था जब पूरा विश्व जो है, विश्व के तमाम देश जो है वो विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध, और वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध से जो त्रासदी थी वो तो थी ही, जब स्पेनिश फ्लू आया और इसने तकरीबन 5 से 10 करोड़, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको 5 से 10 का एवरेज हम मान के चले तो 7.5 करोड़ जनसंख्या को प्रभावित किया विश्व के। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रभाव पड़ा वो था डिमांड और सप्लाई के ऊपर। प्रभाव ये पड़ा डिमांड और सप्लाई के ऊपर कि उत्पादन तो हो गया था, लेकिन उत्पादन का उपभोग करने वाले लोग कम हो गए थे। और जब उत्पादन का उपभोग करने वाले लोग कम हो जाएंगे तो जो अधिशेष बचेगा, मतलब सामान जब अधिशेष बचेगा तो उसके लिए बाजार नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इसने पूरे 1 दशक तक प्रभावित किया विश्व को। और 1929 में एक महान आर्थिक मंदी जिसको कहते हैं आई, और उस आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया और उसमें अमेरिका भी सम्मिलित था। तो ये इसका बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा। यही नहीं, 1918 के बाद हम देखेंगे कि पूरे विश्व में पर कैपिटा इनकम जो है वो लोवेस्ट स्तर पर पहुंच गई और जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ लोगों के, और समाज में बड़ा प्रभाव पड़ा इसका। उस समय की जो सरकार थी भारतवर्ष में स्पेनिश फ्लू के समय, उस समय अंग्रेजों का शासन था। हम स्वतंत्र नहीं थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय अंग्रेजों ने इस स्पेनिश फ्लू को रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे, हमने इस विषय पर प्रोफेसर साहब से जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जब स्पेनिश फ्लू ने एंट्री किया था तो सबसे पहले बॉम्बे शहर में आया था। उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था और इसको बॉम्बे फीवर या बॉम्बे फ्लू के नाम से जाना जाता था। जहाँ तक सरकार द्वारा किए गए रोकथाम की बात करें तो भारत देश को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। स्पेनिश फ्लू कहते क्यों हैं, इसको पहले ये हम समझ लेते हैं। इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये H1N1 फ्लू था, ये सबसे पहली बार आइडेंटिफाई हुआ, पहचान इसकी हुई स्पेन में, इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया। लेकिन भारत के लोग कैसे प्रभावित हुए? तो जो सैनिक, भारत के लोग सैनिक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लग रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, यूरोप में और तमाम दुनिया के अन्य भागों में, वो जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जब 1918 के आसपास हुई तो वो फिर भारत लौटे। और लौटे कहाँ? बम्बई लौटे। सबसे पहले उसमें बम्बई था, तो बॉम्बे जब लौटे तो उनमें ये लक्षण सबसे पहले आया और इस स्पेनिश फ्लू को भारत में इसका नाम दिया गया बॉम्बे फ्लू कहा गया या बॉम्बे फीवर कहा गया। तो जब जो सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर लौटे, उनमें जब ये लक्षण दिखाई दिया और लोग बुखार से पीड़ित थे, सांस लेने में दिक्कत थी, सर्दी था, तो इस तमाम जो दिक्कत थी, तो फिर जब सरकार मतलब उसमें ब्रिटिश सरकार का शासन था और ब्रिटिश सरकार जब इसको मैनेज नहीं कर पाई तो वो लोग जो सैनिक थे वो तमाम क्षेत्रों में फैले, क्योंकि वो भारत के तमाम क्षेत्रों से जो है कि जुड़े हुए थे। कोई बैरकपुर से था, कोई मेरठ से था, कोई बंगाल से था, कोई आसाम से था, कोई हरियाणा से था। तो वो सारे क्षेत्रों में फैले और उसकी जरिया बनी रेलवे।
रेलवे और यातायात के साधन उसके जरिया बने और उन जरिया से वो भारत में तमाम जो है कि भारत के क्षेत्रों में फैला। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी उसी को ब्रिटिश सरकार जो है फॉलो कर रही थी। वो जो है स्पेनिश फ्लू है उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया उसने बहुत हद तक। और भारत में स्थिति इतनी खराब हुई कि उस समय भारत में हर 20वां व्यक्ति जो है मतलब 100 में से हर 20 मतलब व्यक्ति जो है वो इससे प्रभावित हुआ। और 1,80,00,000 से 2 करोड़ जनसंख्या भारत की प्रभावित हुई इससे या मारी गई। यही नहीं, स्पेनिश फ्लू से उस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते और उनकी बहू का भी देहांत हुआ था। इसके अलावा वाराणसी में जन्मे प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का परिवार भी स्पेनिश फ्लू से प्रभावित हुआ। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिवार भी स्पेनिश फ्लू की चपेट में आया था। महात्मा गांधी खुद इससे प्रभावित थे और महात्मा गांधी की बहू और उनका पोता इसमें मारे गए थे। तो जब महात्मा गांधी जो इतने बड़े नेता थे, जब उनके जो लिए अंग्रेजों ने उनके परिवार के लिए या जो है कि अन्य बड़े लोगों के लिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े कवि और लेखक, तो उन्होंने उनका परिवार इससे प्रभावित था, पूरा परिवार उनका समाप्ति की तरफ चला गया। तो जो बड़े बड़े लोग थे, मुंशी प्रेमचंद प्रभावित थे इससे। तो जब बड़े बड़े लोगों के लिए कोई कार्य योजना सरकार नहीं बना रही थी उसमें ब्रिटिश सरकार, तो हम ये उम्मीद कैसे करें कि वो कोई किस विशेष योजना पे या कार्य योजना पे कार्य करे। उस समय की स्थिति और आज से 100 वर्ष बाद जो इस समय 2019 से कोविड-19 महामारी आई है, इस समय भी लोग अपनी जानें गंवा तो रहे हैं, लेकिन तकनीकी रूप से पूरा विश्व इतना सक्षम हो गया है कि अब जानें ज़्यादा नहीं जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम दोनों महामारियों को देखें तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है। उस समय 100 साल पहले जानें ज़्यादा गई थीं। इस बार का जो महामारी है इसमें जानों को तो बचाया गया है, लेकिन आर्थिक रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो स्पेनिश फ्लू था जो 1918 में आया था और जो कोरोना भारत में प्रवेश किया 2020 में, हालांकि इसको कोविड-19 इसलिए कहते हैं क्योंकि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था। दोनों परिस्थितियों में बहुत भिन्नता है। पहली बात यह है कि जब हम स्पेनिश फ्लू को देखेंगे तो उसमें प्रभावित होने वाली जो जनसंख्या है वो 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़, एवरेज हम मान के चले तो 7.5 करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुई। जबकि अगर हम जून 2021 तक देखें और हम तकरीबन 1.5 साल मान लें इसके टाइम पीरियड को, तो 1.5 साल में उसकी तुलना में या उसके परसेंटेज के हिसाब से आप कह लीजिए उतने लोग प्रभावित नहीं हुए हैं। तो एक तो बहुत बड़ा अंतर दोनों में ये रहा। दूसरी बात, जो 1918 का स्पेनिश फ्लू था उस समय लॉकडाउन जैसी संकल्पना भारत के लेवल पे नहीं थी और शायद अंग्रेजों ने उसको फॉलो भी नहीं किया, लेकिन विश्व स्तर पे इसको थोड़ा बहुत फॉलो किया गया। लेकिन जो कोरोना है, कोरोना के कारण जब पूरे भारत में या विश्व में जब इतना समय लंबे समय तक बंदी रहा, जैसे भारत 3 महीने करीबन पूरी तरह 2.5 से 3 महीने बंद रहा, 2020 में करीबन 45 से 60 दिन, 2021 में अभी तक बंद रहा, तो इसका प्रभाव सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। कारण इसका ये है कि उत्पादन के साधन प्रभावित होंगे, उत्पादन को में लगा हुआ श्रम प्रभावित होगा क्योंकि श्रम को रोजगार नहीं मिलेगा और जब रोजगार उनको नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन नहीं करेंगे। उत्पादन जब नहीं होगा तो देश को विदेशी मुद्रा भंडार कैसे मिलेगा, क्योंकि निर्यात नहीं होगा, निर्यात कम से कम होगा। जब निर्यात कम से कम होगा तो हमको बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो हमको विदेशी पूंजी बाहर भेजनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव उसका पड़ेगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति डेली काम करके खाता है, जिसका डेली रूटीन ये है कि भाई वो आज काम करेगा तो शाम में उसके घर में खाना बनेगा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कारण इसका इसने ग्रामीण अंचल के किसानों को उतना प्रभावित नहीं किया है जितना कि नगरों के और शहरों के मजदूरों को, श्रमिकों को प्रभावित किया है। दर्शकों, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ था वो अपने खात्मे पर था और उसके खात्मे के दौरान ही स्पेनिश फ्लू ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था।
भारत देश की बात करें, उसी समय अकाल भी पड़ा था। भारत की जनता आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की जो सेना थी उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ा था, और जब ये युद्ध करके वापस आए थे तो उन्हीं के साथ स्पेनिश फ्लू भारत में एंट्री किया था। जब ये सैनिक बॉम्बे पहुंचे और पूरे भारत में अपने अपने घरों को गए तो उन्हीं के द्वारा ये स्पेनिश फ्लू भारत में बॉम्बे फीवर के नाम से जो जाना जाता था वो सारी जगह स्प्रेड हुआ। उस समय मेडिकली हम उतने स्ट्रांग नहीं थे, सरकार अंग्रेजों की थी, हम गुलाम थे, और ऐसे में दिल्ली के जो गवर्नर थे जिनकी जवाबदेही थी कि वो स्पेनिश फ्लू को रोकने में भारत की जनता का साथ दें, तो वो छुट्टी लेकर चले गए थे। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था इस फ्लू का वो पड़ा था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और वहाँ का गवर्नर चला गया देश छोड़ के और जनता को छोड़ गया मरने के लिए भगवान के भरोसे। अंग्रेजों की प्रायोरिटी उस फ्लू को कंट्रोल करने की नहीं थी। कारण क्या है कि उनके पास कोई प्लान नहीं था, और उनकी प्रायोरिटी उस समय थी कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम होता है, हम कैसे शांति सम्मेलनों के माध्यम से और संधियों के माध्यम से कैसे जर्मनी और इटली से अधिक मुनाफा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका पूरा फोकस इस पे था। स्पेनिश फ्लू को कंट्रोल करने में उनका फोकस नहीं था। जो दिल्ली का गवर्नर था वो जापान चला गया छुट्टियों में 2 साल के लिए। उसने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और स्पेनिश फ्लू का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र में पड़ा तो वो तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, लेकिन मार्च 1920 आते आते ये स्पेनिश फ्लू धीरे धीरे कंट्रोल हो गया, और मतलब उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। और लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे कंट्रोल हो गया, और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई लोगों में इम्यून सिस्टम विकसित हो गया, जिनको मरना था 2 करोड़ लोग मर गए, और बाकी लोग जो थे उनमें इम्यून सिस्टम विकसित हो गया H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रति, इसलिए लोग बच गए। तो कोई विशेष नीति नहीं थी अंग्रेजों की इसको जो है रोकने के लिए। दर्शकों, अगर हम महामारी की बात करें तो 1918 के बाद 100 वर्ष के उपरांत ये कोविड-19 की महामारी आई है, जिससे पूरा विश्व ग्रसित हुआ है। जो 2018 में स्पेनिश फ्लू की महामारी आई थी उससे तकरीबन एक अनुमान लगाया जाता है कि 7.5 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित हुए थे पूरे विश्व में। उनमें अधिकतर लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर हम कोविड की बात करें, कोरोना की बात करें, तो वैज्ञानिक रूप से हम इतने सक्षम हो चुके हैं, या पूरे विश्व की बात करें कि मेडिकली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं तो कि मौतें तो कम हुई हैं, मौतों के आंकड़े कम हैं, लोग प्रभावित हुए हैं लेकिन मृत्यु कम हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है आर्थिक रूप से। आज जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो डेली खोमचे वाले हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो डेली कमा के अपने घर के गृहस्थी को चलाते हैं, ऐसे लोगों पर सबसे बड़ा मार पड़ा है इस कोरोना महामारी का। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू की महामारी थी उसमें जानें ज़्यादा गई थी, लेकिन कोरोना महामारी में जानों को तो बचाया गया, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस कोरोना महामारी का। जो व्यक्ति डेली काम करके खाता है, जिसका डेली रूटीन ये है कि भाई वो आज काम करेगा तो शाम में उसके घर में खाना बनेगा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कारण इसने ग्रामीण अंचल के किसानों को उतना प्रभावित नहीं किया है जितना कि नगरों के और शहरों के मजदूरों को, श्रमिकों को प्रभावित किया है। क्योंकि किसानों के पास एक तो अल्टीमेटम ये तो था नहीं कि उनके जमीन से उत्पादन होगा और उनसे चल जाएगा, लेकिन जो मजदूर और श्रमिक थे शहरों के, वो उनका तो भाई दिहाड़ी वो काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित वो हुए हैं इसमें, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए। सरकारी कर्मचारी जो है वो उतनी मात्रा में नहीं प्रभावित हुए जितने कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका काम बंद हो गया, बेरोजगार हो गए, वो अन्य कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो घर बैठे हुए हैं, तो इसने तो प्रभावित किया ही आर्थिक रूप से। 2021 की कोरोना की स्थिति है उसने 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में ज़्यादा प्रभावित किया विश्व की अर्थव्यवस्था को।
कोरोना महामारी के समय सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो आर्थिक दृष्टिकोण से पड़ा है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो प्रभाव पड़ा उसके चलते सामाजिक ताने बाने पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोरोना महामारी को रोकने का सबसे कारगर उपाय जो वैज्ञानिकों ने खोजा है वो है वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन करवा के देश की जनता को कोरोना से मुक्त कर पाते हैं तो जो आर्थिक रूप से जो दिक्कतें आई हैं, आर्थिक जो प्रभाव पड़े हैं कोरोना के, जो दुष्परिणाम आ रहे हैं इसके, वो आने वाले कुछ वर्षों में धीरे धीरे पटरी पर आ सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब जनता कोरोना का वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगा ले और हम इस कोरोना महामारी को नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो दर्शकों, हमने बात किया सत्यपाल यादव जी से, जिन्होंने सबसे बड़ी बात जो बताई वो ये थी कि इन दोनों महामारियों की तुलना में हम इस महामारी में आर्थिक रूप से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसके लिए वैक्सीनेशन लगवाकर जल्द से जल्द हमको कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अभी लगता है कि लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अगर लोग वैक्सीन लगा लेंगे और हम एक कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे कोरोना को, तो अर्थव्यवस्था स्वतः धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी। इसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही, अगर 4-5 साल तक बनी रही तो अर्थव्यवस्था को और नुकसान होगा। लेकिन अगर हम वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें और थोड़ा सा सामाजिक दूरी बना के रखें, तो शायद हम कंट्रोल कर लें इसको 2022 तक, और 2022 के बाद अर्थव्यवस्था खुद धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी और लोगों की दिनचर्या सामान्य हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है उसको हम शायद 5 साल, 4 साल या 6 साल में शायद उसको, उस गैप को भर पाएंगे। तो दर्शकों, आज हमने जो विषय उठाया था वो था कि हर 100 साल पर अगर कोई महामारी आती है तो उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं और उनसे किस तरह से लड़कर मानव समाज उस पर विजय प्राप्त करता है। हम इस तरह के विषय आपके समक्ष काशी हलचल के माध्यम से लाते रहेंगे ताकि हम एक तुलना भी कर सकें और देख भी सकें कि किस तरह से हम विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने कार्य करके उन मुद्दों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।